हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हो सब? बहुत बढ़िया होंगे। आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। क्या आप कर रहे हैं सीटेट एग्जाम की तैयारी या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। आज की हमारी जो क्लास होने वाली है, जहां पे हम मैथ्स के कुछ पेडोलॉजी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। और अगर आप पहली बार आए तो सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं। और इससे पहले चाहे वो सीडीपी हो गया, चाहे वो हिंदी पेडोलॉजी हो गया और चाहे वो साइंस हो गया, हमने बहुत ही बेहतरीन सेशन जो है अपने चैनल पे बाकायदा अपलोड कर रखे हैं। अगर आप पहली बार आए हैं तो उनको आप देखिएगा, आपकी तैयारी बहुत अच्छी खासी हो जाएगी। और अगर आप पहली बार आए और पहली बार सीटेट देने जा रहे हैं तो मैंने सीटेट का पूरा पैटर्न अपलोड कर रखा है कि सीटेट में कौन कौन से सब्जेक्ट जो है वो कितने मार्क्स के आते हैं। यानी सारी चीजों को मैंने विधिवत अपने चैनल पे बाकायदा डिटेल में बता रखा है। और अगर आप बिल्कुल पहली बार जा रहे हैं सीटेट देने के लिए, तब भी आप पैटर्न को चेक करके आप इजीली तैयारी कर सकते हो। आपको कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाने की कोई भी नीड नहीं होगी और ना ही आपको कहीं से भी जाके नोट्स पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। डेली पर डेली मैं 6 से 7 बजे के बीच में आपके बीच क्वेश्चंस ला रहा हूं और डेली में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और अगर उन क्वेश्चंस को आप उठा के देखोगे तो वो क्वेश्चन है जो 100 टाइम प्रीवियस ईयर में रिपीट होते हैं। अगर आप किसी भी बुक को उठा के देखेंगे तो ये क्वेश्चन 100 टाइम रिपीट होते हैं और जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए, आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे और बहुत ही बेहतरीन पीपीटी के साथ में हम डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर तो कर ही देंगे, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। मैंने बहुत सारी बढ़िया पीपीटी है, आप खुद देखिएगा। एकदम बेहतरीन पीपीटी के साथ में हम हर क्वेश्चन को डिटेल में समझने वाले हैं कि ऐसा नहीं कि मैंने ऑप्शन ऑप्शन को रट लेना है। आप सारे क्वेश्चंस को हम आउट ऑफ कुछ ओवरऑल 17 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिनमें से हम बहुत ही क्वेश्चंस के सारे क्वेश्चंस का एक एक कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। जो मैथ्स की पहली थर्ड क्लास है ये मैथ की, और इससे पहले मैं 2 क्लासेस मैथ की दे चुका हूं। सारे क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, आप खुद देखिएगा एकदम बढ़िया सी पीपीटी के साथ में। और तो बढ़िया से पढ़िएगा और हो सके तो आप नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि जब आप खुद से नोट्स बनाते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाती है। क्योंकि एक टाइम के बाद आपको रिवीजन तो करना ही पड़ता है ना। मैं कितना ही अच्छा पढ़ा लूं, जब तक आप खुद से एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक आपको चीजें समझ में ज्यादा नहीं आएंगी। आज हम कुछ बेहतरीन प्रश्नों का समावेश करेंगे इस सेशन में, जहां पे जो हमारे क्वेश्चन है वो मैथ पेडोलॉजी के क्वेश्चन है। यानी पेडोलॉजिकल क्वेश्चंस वो होते हैं जहां पे हमको क्या है, चारों ऑप्शन कभी कभी सही दिखेंगे, लेकिन हमको बेस्ट ऑप्शन के साथ में जाना है। और ये मैथ के 10 नंबर की पेडोलॉजी आती है और 10 जो 15 या 20 नंबर की जो क्वेश्चंस आते हैं वो तार्किक क्वेश्चंस हम आपको करवा देंगे। फिलहाल के लिए अभी हम पेडोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं। चलिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा और जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। हर क्वेश्चन को डिटेल में पढ़िएगा और समझ के चलिएगा, ताकि हमारी तैयारी बढ़िया चलती रहे और सीटेट आपका एक ही बार में क्लियर हो जाए। आपको बार बार सीटेट देने की कोई भी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। चलिए पढ़िए फर्स्ट क्वेश्चन को। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की गणितीय तर्क क्षमता का सर्वाधिक उपयुक्तता के द्वारा अनुमान लगाया जा सकता है। यानी प्राथमिक स्तर की बात करें, किसकी? प्राथमिक स्तर पर बच्चों की गणितीय तर्क क्षमता, यानी जब वो तर्क करने लगते हैं उनकी तर्क करने की क्षमता जो होती है का सर्वाधिक उपयुक्तता से के द्वारा अनुमान लगाया जा सकता है। यानी कौन सा यहाँ पे ऑप्शन है जिसके द्वारा उनकी तार्किक क्षमता का अनुमान लगाया जा सकता है कि कहां तक बच्चे जो होते हैं उनकी तार्किक क्षमता का विकास हो चुका है। पढ़िएगा फर्स्ट ऑप्शन को, क्या लिखा हुआ है कि गृह कार्य के लिए दिए गए प्रश्नों को चरण दर चरण पूरा करके, यानी जो गृह कार्य होता है उसके द्वारा आप बच्चों की तर्क शक्ति का मतलब तर्क शक्ति को पहचानेंगे। ये तो हो नहीं सकता, तो बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पे है बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित नियमित परीक्षाओं में सफलता। यानी अगर आप ऑप्शनल पेपर डेली पर डेली ले रहे हो और नियमित परीक्षाएं करा रहे हो तो वहां पे आप ऐसे में चेक करोगे तो देखो, नियमित परीक्षा आपको नहीं करानी है। दिन भर आप टेस्ट ले रहे हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उनकी त्रुटियों का विश्लेषण करके, बिल्कुल सही बात यहाँ पे बोली गई है, 100% राइट बात है। क्या आप बच्चों की त्रुटियों को देखने की कोशिश कीजिए कि बच्चा गलती कहां पे कर रहा है। अब मान लीजिएगा लिखा हुआ है कि औपचारिक कलर विधि को कंठस्थ, देखो रटना तो एकदम बिल्कुल बेकार बात है, रटना तो है नहीं। रोट लर्निंग पे तो आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। जिस ऑप्शन में आपको दिख जाए कि बच्चा रट रहा है, रोट लर्निंग कर रहा है, तो आपको उस ऑप्शन के साथ में बिल्कुल नहीं जाना। ठीक है, ये टैग वर्ड्स होते हैं यार, जहां पे बच्चा रट रहा हो, रटन की विद्या नहीं होनी चाहिए। यानी बच्चा, आपने सुना होगा प्याजे का नाम, एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम है प्याजे। उन्होंने कहा है कि बच्चे जो होते हैं वो नन्हे साइंटिस्ट होते हैं। कैसे? बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। कैसे होते हैं बच्चे? नन्हे वैज्ञानिक होते हैं जो खुद से अन्वेषण करते हैं, खोज करते हैं। क्या करते हैं? खोज करते हैं। तो ये बच्चा जहां पे एक्टिव आपको दिखे, आप उस ऑप्शन के साथ में जाइए जहां बच्चा एक्टिव दिखे। कभी भी आपका ऑप्शन जो है वो गड़बड़ नहीं हो सकता है। तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट लिखा हुआ है कि उनकी त्रुटियों का विश्लेषण करके, यानी बच्चा जहां पे गलती कर रहा है आप उन गलतियों को पकड़ने की कोशिश कीजिए, देन उसके अकॉर्डिंग अपने टीचिंग जो प्लान यानी लेसन प्लान है उस अकॉर्डिंग बच्चे को पढ़ाइए। तब बच्चा जल्दी समझ पाओगे, बच्चा जल्दी समझ पाएगा। और आप उसकी, जब बच्चा गलती करेगा और गलतियों को देखोगे, एनालिसिस करोगे
करोगे तब आप बच्चों की तर्क क्षमता का सर्वाधिक एनालिसिस यानी अनुमान लगा पाओगे। क्लियर बात? तो सी ऑप्शन जो है वो हमारा एकदम क्लियर है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, 100 टाइम रिपीट होते हैं। पढ़िएगा सेकंड क्वेश्चन और जवाब देने की कोशिश कीजिए कि सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है। एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़िएगा और जवाब दीजिए कि इस ऑप्शन या इस क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। पढ़िएगा, लिखा हुआ है कि प्राथमिक कक्षा, देखो प्राइमरी लेवल की अभी बातें हो रही है, किसकी? अभी प्राइमरी लेवल की बात हो रही है कि प्राइमरी कक्षा में के अधिगमकर्ताओं, यानी अधिगमकर्ताओं का मतलब कि जो वहां पे प्राइमरी कक्षा में बच्चे जो सीख रहे होते हैं, ठीक है, तो वो बोल रहे हैं, उनके लिए बोला जा रहा है अधिगमकर्ताओं के बीच चिंतन को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किसको आधार के रूप में लिया जा सकता है। तो यहां पे क्या बात बोल रहे हैं, यानी चिंतन को क्या करना है, चिंतन को विकसित करना है, क्या चिंतन शक्ति को विकसित करना है बच्चों के अंदर। तो उनमें से आपको कौन सा ऑप्शन लेना है जहां पे बच्चा है क्रिएटिव होगा, चिंतन करेगा, तर्क शक्ति का यूज करेगा, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन पढ़िएगा। आकृतियों की पुनरावृत्ति वाले सरल प्रतिमानों से आरंभ करना और फिर ऐसे जटिल प्रतिमानों की ओर बढ़ना जिनमें संख्याएं भी शामिल हो। क्या यहां पे बात बोली जा रही है? देखो सिंपल फंडा है, यहां पे एक ही बात बोली जा रही है कि अगर आप सरल प्रतिमानों से आरंभ कर रहे हो, धीरे धीरे आप क्या कर रहे हो, कठिन की ओर जा रहे हो। क्या बोल रहे हैं यहां पे? मतलब आप धीरे धीरे सरल प्रतिमानों से आरंभ करके जटिल प्रतिमानों की ओर बढ़ रहे हो। तो यही हमारा एकदम रूल है कि अगर आप सरल से कठिन की ओर जा रहे हो, सरल से कठिन की ओर जा रहे हो, मूर्त से अमूर्त की ओर जा रहे हो, तो वही हमारा ऑप्शन करेक्ट होता है कि आप धीरे धीरे बच्चों का लेवल बढ़ाते हुए जा रहे हो। क्या करें, यानी यहां पे सिंपल फंडा है, एक ही बात बोल रहे हैं कि आप धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, बच्चों का लेवल बढ़ाते हुए जा रहे हैं। आप बच्चों को उस अकॉर्डिंग सिखा, जैसे बच्चा छोटा है तो आपको उस अकॉर्डिंग सिखाना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे बड़ा होगा, आप उसका लेवल बढ़ाते हुए जाओगे। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि आप बच्चों को सरल प्रतिमानों से कठिन प्रतिमानों की ओर ले जाएंगे, इसीलिए ए ऑप्शन जो है हमारा एकदम करेक्ट है। फिलहाल के लिए हम पढ़ लेते हैं बाकी के, कि बीजीय समीकरणों का परिचय देने के लिए ग्राफी विधि का उपयोग करना। भाई ऐसा नहीं हो सकता कि आप बीजीय समीकरण, शुरुआत में आप बच्चों को समीकरण ही सिखा दोगे। समस्या को हल करने के लिए बीजीय सर्व समीकरण का परिचय देना। प्राइमरी लेवल की, क्या प्राथमिक लेवल की, यानी प्राइमरी लेवल की बात करें, और प्राइमरी लेवल में आप बच्चों को सर्व समीकरण, बच्चों को सर्व समीकरण सिखाओगे, है ना। दैनिक जीवन में बीजगणित के उपयोग पर दैनिक जीवन में बीजगणित सिखाओगे, अलजेब्रा का दैनिक जीवन में यूज कराओगे क्या। तो देखो सबसे बढ़िया हमको ऑप्शन कौन सा दिख रहा था, ऑप्शन नंबर ए में हमें सबसे बढ़िया बात पता चली थी कि हमको बच्चों के अकॉर्डिंग काम करना है। और आपको पता होगा इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में कि समावेशी शिक्षा वह होती है जहां पे हम डिफरेंट बच्चों को एक साथ बैठा के पढ़ाते हैं और डिफरेंट टीचिंग मेथड्स के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। वो पहले के जमाने थे, उनको छोड़ दीजिएगा, जहां पे टीचर क्या करता था कि मार तोड़ के बच्चों को पढ़ाता था। लेकिन अभी क्या है कि WHO ने सिंपल बोल दिया है कि बच्चों को आप मार तोड़ नहीं सकते हैं, आप बच्चों के प्रति संवेदनशील हो जाइए और उनके अकॉर्डिंग अपने टीचिंग प्लान यानी लेसन प्लान जो है उनको बनाइएगा। उस जिस तरीके से बच्चा समझता है आप उस अकॉर्डिंग बच्चे को पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि मैं तो टीचर हूं, मैं इस तरीके का टीचर हूं तो मैं ऐसे पढ़ाऊंगा, तुम्हें समझ में आए या ना आए आपको इन बातों पे ध्यान नहीं देना है। एज अ बच्चों के प्रति संवेदनशील रहना है, उनसे इंटरैक्ट करना है। क्लियर? अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, पढ़िएगा और जवाब दीजिए कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा जो है 2005 के अनुसार क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा गणित में भय और असफलता के लिए उत्तरदायी है। यहां पे एक बढ़िया सी बात बोली गई है कि इनमें से कौन से ऑप्शंस हैं। यहां पे क्या बोला गया है, राष्ट्रीय जो हमारी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा जो है एनईपी की बात हो रही है, यानी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा, क्या निम्नलिखित में से कौन सा कथन इनमें से है जो भय और असफलता के लिए उत्तरदायी होता है। क्या वो प्रतीकात्मक भाषा का प्रभुत्व है या गणित की संचयी प्रकृति है। जेंडर, देखो आप क्वेश्चन को बेटा, आप ऑप्शन को क्या कर सकते हो भाई मेरे, आप एलिमिनेट कर सकते हो, है ना। जैसे बात करी जाए यहाँ पे तो जेंडर स्टीरियोटाइप की बात यहाँ पे नहीं करी जा रही, करी गई नहीं, जेंडर स्टीरियोटाइप की बात बिल्कुल नहीं करी गई, रूढ़िवादिता की बात नहीं करी गई है कि लड़के ये करेंगे लड़कियां ये करेंगी, ऐसी बात यहाँ पे कोई नहीं हो रही थी, इसलिए ये ऑप्शन तो पहले गलत हो गया। नेक्स्ट पढ़िएगा, रचनात्मक आकलन तरीके प्रणालियां, यानी यहाँ पे किसी प्रणाली तकनीकी की बात नहीं हो रही है, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारे पास कौन सा बचा, प्रतीकात्मक भाषा का प्रभुत्व और गणित की संचयी प्रकृति। संचयी प्रकृति का मतलब क्या है, गणित में लेवल धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, वो संचयी प्रकृति होती है। इसलिए ए और बी हमारा दोनों एकदम क्लियर है। और यहां पे यही पूछा गया था कि भय और असफलता के लिए उत्तरदायी कौन है, ऑप्शन नंबर ए यानी प्रतीकात्मक भाषा का प्रभुत्व और गणित की संचयी प्रकृति है, जिसके कारण बच्चों के अंदर भय पैदा होता है कि मैथ्स जो होती है वो टिपिकल यानी कठिन होती है। इसलिए ए और बी जो है हमारा एकदम करेक्ट है। बी ऑप्शन में दिया हुआ है कि ए और बी, इसीलिए बी ऑप्शन जो है हमारा एकदम
क्लियर है? सारी की सारी ऑफिशियल आंसर की है, मैं अपने पास से कोई भी चीज नहीं बता रहा हूं आपको, सारे ऑफिशियल आंसर की है। क्लियर? अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोला गया है, थोड़ा आगे बढ़ने की हम लोग कोशिश करेंगे। पढ़िएगा और जवाब जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में, और आपको किस टॉपिक में दिक्कत आ रही है वो टॉपिक जरूर मुझे बताइएगा, हम उस टॉपिक के अकॉर्डिंग वीडियो प्लान करने की कोशिश करेंगे। आप चाहे सीडीपी हो गया, चाहे हिंदी हो गया, और चाहे साइंस हो गया, कौन सा टॉपिक आपको चाहिएगा वो बस आप कमेंट करिएगा, देन आज ही आपको वीडियो मिल जाएगा। पक्का मैं 100% आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करना चाहता हूं। तो पढ़िएगा 4th क्वेश्चन को और जवाब दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षाओं में आंकड़ों का प्रबंधन के शिक्षण के संबंध में सही है। देखो प्राथमिक कक्षाओं की बात हो रही है कि आंकड़ों का प्रबंधन के शिक्षण के संबंध में कौन सा सही है। इन्होंने हमसे क्या किया है, पॉजिटिव पॉइंट पूछा है कि कौन सा जो है आंकड़ों का प्रबंधन करने के लिए शिक्षण के संबंध में सही है। क्या सही है? इसका परिचय देना नहीं चाहिए। ये क्या बात हुई, आपको इसका परिचय नहीं देना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है कि आप इनको परिचय ना दे, तो ये तो गलत बात हो गई। यहाँ पे है परिचय आपको सारी चीजों का देना है। हम थोड़ा जल्दी चलने की कोशिश करें ताकि आप भी बोर ना हो। या अंक गणित और ज्यामिति में गणितीय अवधारणाओं से संबंधित नहीं है, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं भाई है। आगे क्या लिखा हुआ है कि यह उच्च संज्ञानात्मक कौशल की अपेक्षा रखता है जो प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के पास नहीं होती है। भाई ऐसा कुछ नहीं होता। सिंपल क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इसका प्राथमिक कक्षाओं में अनौपचारिक रूप से परिचय दिया जा सकता है क्योंकि प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थी इसे अपने दैनिक जीवन के अनुभवों से जोड़ सकते हैं। इसीलिए सी ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट है। जहां पे बच्चा क्या कर रहा हो, इंटरैक्ट कर रहा हो, चीजों को रिलेट कर पा रहा हो अपने समाज से, अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों यारों से, तो वो ऑप्शन एकदम करेक्ट होता है। यहां पे बोला था कि आंकड़ों का प्रबंधन, यानी जहां पे बच्चा आंकड़े, यानी बच्चा थोड़ा सोच सके, समझ सके, तो उसके बारे में शिक्षण के संबंध में बात कही गई थी। तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। जहां पे प्राथमिक कक्षाओं में तो विद्यार्थी जो होते हैं अपने दैनिक जीवन से के अनुभवों को जोड़ते हैं। क्या अनुभव? क्लियर? इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और पढ़िएगा, जवाब जरूर दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या बोला गया है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़िएगा और बताइए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी उच्च प्राथमिक स्तर, यहां पे उच्च प्राइमरी लेवल की बात हो रही है, किसकी 6 to 8 की बात कर रहे हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित में हस्त कौशल सहायक सामग्री के उपयोग के बारे में सही नहीं है। देखो यहां पे क्या बात कर रहे हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर की जो क्लासेस होती हैं, 6 to 8 की जो क्लासेस होती हैं गणित में, यानी जब कोई मैथ्स की क्लास हो सकती है, कोई मैथ्स की क्लास हो सकती है जहां पे जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है वो उपयोग के बारे में सही नहीं है। और इन्होंने हमसे क्या किया है, निगेटिव पॉइंट पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है? निगेटिव पॉइंट पूछा हुआ। पढ़िएगा, ये गणित की जटिल अवधारणाओं को समझने में मदद करते हैं। तो बिल्कुल बात है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो होता है वो गणित क्या किसी भी सब्जेक्ट की अवधारणा को समझने में मदद करता है। तो ये तो सही है, लेकिन हमसे निगेटिव पॉइंट पूछा गया है। क्या इनका उपयोग गणित की कक्षा में खाली समय बिताने के लिए? देखो यहाँ पे एकदम एक नॉर्मल इंसान समझ सकता है जो बिल्कुल कम पढ़ा लिखा हुआ है कि क्या इनका उपयोग जो होता है किसी भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो होता है उसका उपयोग खाली समय बिताने के लिए किया जाता है। ऐसा हो सकता है? अरे भाई खाली समय बिताने के लिए कुछ नहीं होता, जो गलत है वही सही, क्योंकि पूछा ही हमसे गलत था। सिंपल, यहाँ पे कोई भी आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। जहां पे आपको दिमाग लगाना पड़ रहा हो कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सिंपल बात इतनी बोल रहे हैं कि आपको टीचिंग लर्निंग मटेरियल में समय बिताने के लिए उसका यूज नहीं करते हैं। इसीलिए जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही हमसे गलत था। फिलहाल के लिए आगे पढ़ लेते हैं। इनका उपयोग आकलन के लिए एक शिक्षण शास्त्रीय संसाधन के रूप में किया जाता है। तो ये तो सही है, ठीक है। ये गणित की अमूर्त अवधारणाओं के मूर्त प्रस्तुतिकरण में मदद करते हैं, ठीक है। लेकिन एक ही गलत था और वही हमारा सही है। आई होप आपको 5th क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया। मेरा पीपीटी मास्टर इतनी मेहनत कर रहा है आपके लिए, थोड़ा सा रिस्पॉन्स आप दिखाइएगा, थोड़ा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो प्लान करने के लिए 4-5 घंटे की मेहनत लगती है। शूट करो, एडिट करो, उसके बाद में दुनिया भर की काम होते हैं बेटा भाई। तो थोड़ा पढ़ते रहिएगा ताकि मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा। और सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक शेयर तो कर ही देना यार, ताकि थोड़ा मेरा भी मोटिवेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुसार गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने और बच्चों को स्वतः स्व अधिगमकर्ता बनाने के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है। यानी देखो, स्व अधिगमकर्ता का मतलब है कि बच्चा खुद से अन्वेषण करे। क्या कर रहा है बच्चा जो है, खुद से अन्वेषण करे, थोड़ा सा क्या करे, अन्वेषण करके थोड़ा खोज करे। क्या करे, खोज करे। जहां पे बच्चा एक्टिव हो और खुद से काम करे। क्या करे, खुद से काम करे। उस ऑप्शन के साथ में आपको जाना है। यानी इनमें से 4 प्रश्न आपको दिए हुए हैं, आपको उस ऑप्शन के साथ में जाना है जहां पे बच्चा खुद से काम कर रहा हो, बच्चे की लर्निंग जो हो रही हो
यानी यहाँ पे क्या बात बोल रहे हैं, यहाँ पे सिंपल बोल रहे हैं कि स्व अधिगम करता है, यानी जहां पे बच्चा खुद से अन्वेषण कर रहा हो, ऐसे प्रश्न के साथ में आपको जाना है। यह सीखना कि क्या सीखना है, यहाँ पे बच्चा अपने खुद को अधिगम करता, अधिगम करेगा खुद से। अधिगम होता क्या है, देखो अधिगम के बारे में मैं अगर आपको थोड़ा बता दूं कि अधिगम जो होता है एक प्रयासपूर्ण प्रक्रिया होती है। कैसी होती है, एक प्रयासपूर्ण प्रक्रिया होती है, जहां पे व्यक्ति जो होता है वो प्रयास करता है, क्या करता है, यानी कोशिश करता है सीखने के लिए। और अर्जन एक होता है, अर्जन का मतलब होता है कि जब आप इन्वायरमेंट से चीजें सीखते हो, यानी जब आप वातावरण से चीजें सीखते हो तो वो अर्जन होता है, यानी जब आप अपने आसपास के लोगों से इंटरैक्ट करके सीखते हो तो वो अर्जन होता है। लेकिन अधिगम की प्रक्रिया जो होती है वो क्या, प्रयासपूर्ण होती है, जब आप थोड़ा सा प्रयास करते हो। या सीखना कि कहां से सीखना है, भाई ये इंटरैक्टिव ऐसे प्रश्न नहीं जहां पे बच्चा एक्टिव दिखे, खुद से काम करे। या सीखना कि किससे सीखना है, अरे नहीं यार, या सीखना कि कैसे सीखना है। कोई भी काम है, अगर मान लीजिए आपने उसको बच्चे को दिया हुआ है कोई भी काम, और बच्चा वहां से क्या सोच रहा है कि इस काम को हम कैसे कर पाएंगे, यानी बच्चा थोड़ा दिमाग लगाएगा, यहाँ पे कोशिश करेगा खुद से एनालिसिस करने की कि हम इस काम को कैसे करें। तो यहाँ पे खुद से अन्वेषण कर रहा है, यानी स्व अधिगम करता है, बनने की कोशिश कर रहा है, खोज करने की कोशिश कर रहा है कि इस काम को कैसे किया जाए। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 6 का यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या हमसे बोला जा रहा है। पढ़िएगा और जवाब दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 7 में किसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे पढ़िएगा, देखो क्या बोल रहे हैं कि एक शिक्षक के लिए अनुमान, यानी एक टीचर है जिसके लिए एनालिसिस की अनुमान की बात हो रही है, कल्पना करने की बात हो रही है कि शिक्षण के समय निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है। यानी जब एक टीचर जो होता है एक क्लासरूम में टीचिंग कर रहा होता है तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपको वो बताना है। शिक्षक को यह समझना चाहिए कि अनुमान लगाने का एक ही श्रेष्ठ मार्ग है। भाई एक मार्ग थोड़ी ना होता, हजारों मार्ग होते हैं सोचने के, समझने के, है ना। कोई एक ही मार्ग फिक्स थोड़ी ना कि इसी मार्ग से यही आप सोचोगे तभी आप अनुमान लगा पाओगे ना। डिफरेंट वे हो सकते हैं, जैसे आईक्यू लेवल आपका होगा उस तरीके से आप सोचोगे, है ना। शिक्षक को उन विद्यार्थियों के उत्तरों की उपेक्षा करनी चाहिए जिनके उत्तर अनुमानित उत्तर से काफी दूर हैं। भाई ऐसा नहीं करना है, बच्चा गलत उत्तर दे रहा है फिर भी आप उसको रिस्पॉन्स करिएगा। अब इंसान जो होता है गलतियां करके ही सीखता है ना, गलतियां करके ही सब असफलता से सफलता की ओर इंसान बढ़ता है। ऐसा नहीं कि किसी ने कभी गलती नहीं करी होगी। शिक्षक को उन विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना चाहिए जिनका अनुमान सबसे निकट होता है, यानी जो टीचर होता है केवल उन्हीं विद्यार्थियों को सपोर्ट करेगा जो सबसे प्रॉब्लम सॉल्व के सबसे निकट होते हैं, जो सॉल्व कर लेते हैं, जो अपने आपसे बेहतरीन सॉल्यूशंस बता सकते हैं, केवल आप उन्हीं को प्रोत्साहित करोगे। ऐसा नहीं हो सकता यार, है ना। शिक्षक को विभिन्न यथोचित उत्तरों के प्रयास के लिए अवसर प्रदान करने चाहिए, तत्पश्चात उन पर चर्चा करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात यहाँ पे बोल रहे हैं कि टीचर को क्या करना चाहिए, बच्चों को अवसर प्रदान करनी चाहिए, यानी बच्चों को अवसर प्रदान करके उसके बाद में उन पर डिस्कशन करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। देखो 4 बच्चे अगर 10 बच्चे क्लासरूम में बैठे हुए हैं तो 10 अपनी अपनी राय बताएंगे, उस अकॉर्डिंग उसके बाद में आप एज अ टीचर क्या करेंगे, बच्चों ने जो सॉल्यूशंस दिए हुए हैं उनको आप क्या करेंगे, बच्चों के सॉल्यूशंस को थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे और उन पे डिस्कशन करने की कोशिश करोगे, तब जाके बच्चा जो है प्रोत्साहित होगा। इसीलिए जो हमारा डी ऑप्शन है वो एकदम क्लियर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, एज अ टीचिंग की तैयारी आप कर रहे हो, यूपीटेट की कर रहे हो चाहे सीटेट की कर रहे हो, सभी के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, चाहे यूपीटेट हो और चाहे वो सीटेट हो, केवीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं। फिलहाल के लिए अब हम आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 8 में थोड़ा सा आगे बढ़ने की हम कोशिश करेंगे। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बात कर रहे हैं, ये पढ़िएगा, पढ़िए थोड़ा सा। देखो यहां पे क्या कर रहे हैं कि गणित में नैदानिक परीक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, यानी गणित जो है, मैथ्स जो होती है, नैदानिक यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होते हैं, उनका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। माता पिता को बच्चों के लिए घर पर ट्यूशन रखने के लिए बल देना। अरे यार क्लासरूम और स्कूल किस लिए बनाया गया है, देखो ये एक धंधा बना दिया गया है। अगर सच में देखा जाए भाई तो ये एक धंधा या बना दिया गया है, जहां पे जब क्लासरूम में इतनी बढ़िया पढ़ाई हो ही रही है, आपको पेरेंट्स मीटिंग पीटीएम बनाई जा रही है, जब आप स्कूल में जाइएगा बच्चे की कमियां बताइएगा, उस अकॉर्डिंग टीचर उन पे काम करेगा, तो आपको ट्यूशन लगाने की क्या जरूरत है ना। ये फालतू के जो है फॉर्मेलिटी मत पूरा करिए यार, है ना, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, फालतू का पैसा मत खर्च करिए। बच्चों की रिपोर्ट कार्ड बनाओगे, ये प्राथमिक उद्देश्य होगा डायग्नोस्टिक टेस्ट का, ये उद्देश्य होगा कि आप रिपोर्ट कार्ड बनाओगे, ऐसा तो नहीं होता। गणित में बच्चों की सीखने में रह गई कमियों को समझना, बच्चों को कक्षा के विभिन्न खंडों में बांटना। अरे नहीं यार, एक सभी को एक साथ लेके चलना है और सभी को एक साथ पढ़ाना है, ऐसा नहीं खंडों में बांट देना। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा कि बच्चों में
गणित में बच्चों की सीखने की रह गई कमियों को समझना। देखो यहाँ पे सिंपल बात बोली गई है कि अगर आपको क्लासरूम में अच्छा माहौल रखना है तो आपको सारे बच्चों को अगर साथ में लेके चलना है तो आप बच्चों की कमियों को मतलब जो है एनालिसिस करिए, यानी कहाँ पे बच्चा कमी कर रहा है, कहाँ पे बच्चा सीखने की कोशिश कर रहा है, यानी कहाँ पे कमी रह गई है, तो उस अकॉर्डिंग आप काम करिए, आप जल्दी सक्सेसफुल हो जाएंगे। बच्चों को समझ पाओगे कि बच्चा कहाँ पे गलती कर रहा है और उस अकॉर्डिंग बच्चे को आप ट्रीट कर पाओगे एज अ टीचर। क्लियर? इतनी बात तो सी ऑप्शन जो है हमारा एकदम क्लियर है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बात बोली जा रही है। एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है, पढ़िएगा और जवाब देने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या बात बोली जा रही है। पढ़िएगा और बताइए कि यहाँ पे क्या बात। गणित की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त कथन कौन सा है, यानी नेचर ऑफ मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं कि संबंध में निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त कथन यानी पॉजिटिव पॉइंट हमसे पूछा गया है। क्या हमसे पूछा गया है पॉजिटिव पॉइंट, यानी नेचर ऑफ मैथमेटिक्स यानी प्रकृति के बारे में, जो मैथ्स की प्रकृति होती है उसके बारे में सबसे उपयुक्त कथन कौन सा होता है उसके बारे में बोला जा रहा है। पढ़िएगा, गणित में केवल परिकलित निहित होते हैं। क्या यार बात कर दी, गणित में केवल परिकलित, ये क्या होता है, ऐसा तो नहीं होगा ना। गणित अपसारी चिंतन केवल होगा क्या? गणित में मूर्त विचार और अवधारणाएं नहीं, बिल्कुल नहीं। गणित आगमन आगमन निगमन एवं सामान्यीकरण करने की आदत का विकास करता है। बिल्कुल सही बात यहाँ पे बोली जा रही है, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम क्लियर है। अब मैं इसको थोड़ा समझा दूं आपको कि यहाँ पे क्या बात बोली। देखो ऑप्शन नंबर बी तो एकदम करेक्ट है, लेकिन आगमन विधि का मतलब क्या होता है और निगमन विधि का मतलब क्या होता है ये मैं आपको सिखाऊंगा अभी, देखिएगा। अगर निगमन की बात करी गई तो इसको डिडक्टिव मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम डिडक्टिव, इंग्लिश में बोलते हैं डिडक्टिव मेथड। क्या बोलते हैं? डिडक्टिव मेथड। और जो आगमन होता है इसको हम बोलते हैं इंडक्टिव मेथड। क्या बोलते हैं? इसको हम इंडक्टिव मेथड बोलते हैं। और दोनों का तरीका बहुत इजी है, एक बार में ही आप समझ जाओगे कि इसका मतलब क्या है। देखो, अगर बात करी जाए डिडक्टिव मेथड की, किसके? अगर डिडक्टिव मेथड की बात करी जाए कि तो अगर डिडक्टिव मेथड में होता क्या है कि पहले आप रूल बताते हो बच्चे को, यानी रूल का मतलब पहले जब आप डेफिनेशन बताते हो बच्चे को, क्या पहले जब बच्चे को आप डेफिनेशन बताते हो, रूल रेगुलेशंस बताते हो, देन उसके बाद में आप क्या करते हो, एग्जांपल्स बताते हो, तो वो डिडक्टिव मेथड होता है। क्लियर? ये निगमन विधि में क्या करोगे आप, सबसे पहले बच्चे को क्या करोगे, रूल बताओगे, रेगुलेशंस बताओगे, देन उसके बाद में आप एग्जांपल्स बताओगे, है ना। पहले मान लीजिए पहले आपने संज्ञा की परिभाषा सिखा दी, उसके बाद में आप संज्ञा के एग्जांपल्स बता रहे हो, है ना, घर मकान बंगला जो भी बता रहे हो, तो ये तो हमारे डिडक्टिव यानी निगमन विधि हो गई। लेकिन आगमन विधि का मतलब क्या होता है कि पहले आप क्या कर रहे हो, पहले बच्चे को आप एग्जांपल्स दे रहे हो और एग्जांपल के बाद में बच्चे को आप रूल सिखा रहे हो, डेफिनेशन सिखा रहे हो, तो ये आगमन विधि होती है, यानी इसको ही हम बोलते हैं इंडक्टिव मेथड। क्या बोलते हैं? इंडक्टिव मेथड। दोनों का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी तरीका है और इस बात से क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे सीडीपी में आए चाहे हिंदी में। देखो हिंदी में क्या हुआ है कि अभी जो पेपर जब से ऑफलाइन होने लगा है फिर से, क्योंकि बीच में ऑनलाइन होने लगा था, तब से इसमें जो हिंदी के क्वेश्चंस होते हैं हिंदी पेडोलॉजी के, वही सेम ट्रांसलेट कर दिए गए इंग्लिश में। तो वही बात है, आप एक चीज को रिलेट करते पढ़िएगा, ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं आपस में। क्लियर? तो डिडक्टिव मेथड और इंडक्टिव मेथड से क्वेश्चन तो आना ही आना है, इसीलिए बी ऑप्शन जो है हमारा एकदम क्लियर है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आया होगा। तो अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बात बोली जा रही है, थोड़ा आगे बढ़ने की हम कोशिश करेंगे। पढ़िएगा, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 10 और उसके बाद में जवाब दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बात बोली जा रही है। देखिएगा कि एक दी गई समय अवधि में एकत्रित किए गए बच्चों के कार्य के नमूने और वर्कशीट का सुव्यवस्थित संग्रहण कहलाता है। तो सिंपल बात बोली गई है कि एक दी गई समय अवधि में, एक समय सीमा, एक टाइम पीरियड दिया गया है जिसमें बच्चों के एकत्रित किए गए कार्य, यानी बच्चों ने जो एक्टिविटीज पूरे साल में करी हुई है, यानी बच्चों ने जो नमूने बनाए हुए, जो भी मॉडल बनाए हुए हैं और वर्कशीट जो बनाई हुई उनका सुव्यवस्थित संग्रहण, यानी क्या किया गया, पूरा साल बच्चों ने जो एक्टिविटी करी और जो भी मॉडल बनाए उनको एक साथ कलेक्ट किया गया और इस कलेक्शन को हम पोर्टफोलियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस कलेक्शन को हम पोर्टफोलियो बोलते हैं, जहां पे पूरे साल के बच्चों के जो भी प्रोडक्ट, जो भी उनके क्या उसको बोलते हैं, जितना भी एक्टिविटी मटेरियल होता है, मॉडल होते हैं, उनको कलेक्ट करके और उनको संग्रहण करना एक साथ, तो वो पोर्टफोलियो कहलाता है। तो क्लियर? आई होप आपको बी क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में बी ऑप्शन जो है हमारा एकदम राइट है। अब हम चलेंगे आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है, हमसे थोड़ा आगे बढ़ने की हम कोशिश करेंगे। पढ़िएगा और जवाब दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या बोला गया। पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार
स्कूली गणित का मूल उद्देश्य क्या है, यानी स्कूली गणित जो है, यानी क्लासरूम में जो मैथ्स आपको सिखाई जाती है उसका मूल उद्देश्य क्या होता है बताइएगा। बहुत सिंपल बात बोली गई है, क्लासरूम में जो मैथ्स पढ़ाई जाती है उसका औचित्य होता क्या है? क्या औचित्य होगा कि संख्या पद्धति का शिक्षण, केवल आपको संख्याएं सिखाई जाएंगी, केवल आपको नंबर सिखाया जाएगा मैथमेटिक्स में। भाई आपको केवल नंबर थोड़ी सिखाया जाएगा, मात्राओं के मापन का शिक्षण, केवल मात्राएं सिखाई जाएंगी आपको, है क्या गणितीय सूत्रों द्वारा समस्याओं को हल करना, केवल सूत्र फॉर्मूले सिखाए जाएंगे आपको, है ना। समस्या समाधान के लिए गणितीय विवेचन तर्कड़ा का विकास, बिल्कुल सही बात बोली गई है कि समस्या समाधान यानी आपको किसी भी प्रॉब्लम को कैसे फेस करना है वो सिखाया जाता है, के लिए गणितीय विवेचन सिखाए जाते हैं, यानी तर्क सिखाए जाते हैं। और आप किस तरीके से तर्क करते हो, विवेचन यानी कैसे क्रिएटिव बनोगे, है ना। तो वही बात यहाँ पे बोली जा रही है कि कोई भी प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन आप इजीली निकाल सको, तो वो उसके लिए मैथ पढ़ाई जाती है। ऐसा नहीं केवल मात्राएं पढ़ाई जाएंगी आपको, केवल संख्याएं, नंबर सिखाए जाएंगे, केवल फॉर्मूले आपको सिखाए जाएंगे। तो सी ऑप्शन जो है वो हमारा एकदम क्लियर है। आज का सेशन जो है बहुत ही बेहतरीन रहा है, फिलहाल के लिए आपको अच्छा लगा होगा। आई होप मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं हर क्वेश्चन को आपको समझा के रखूं, और वही बातें, और मैं वही क्वेश्चन को उठाता हूं जो बार बार रिपीट होते हैं। तो सेशन मेरे अकॉर्डिंग तो बेस्ट रहता है फिलहाल के लिए। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना यार, ठीक है। कह रहे हैं क्या लिखा हुआ है कि गणित अधिगम और परीक्षा उपलब्धि में लड़कों और लड़कियों में अक्सर अंतर देखा गया। क्या बोल रहे हैं कि गणित का अधिगम यानी जब आप मैथ सीख रहे होते हैं, प्रयास कर रहे होते हैं मैथ सीखने का, और परीक्षा उपलब्धि में यानी जो टेस्ट होते हैं तो उनमें लड़कों और लड़कियों में अंतर देखा गया है। क्या लड़के और लड़कियों में क्या किया गया है, अंतर देखा गया है। क्या अंतर देखा गया, बड़े पैमाने पर किए गए आंकड़ों के अध्ययन के आधार पर अक्सर लड़कों की गणित में उपलब्धि बेहतर होती है। क्या बोला जा रहा है कि लड़के जो होते हैं वो मैथ्स में अच्छे होते हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है। इस अवलोकन का सबसे उपयुक्त स्पष्टीकरण निम्नलिखित में से क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पे क्या बोल, देखो एक बात मैं आपको बता दूं, मैंने सीडीपी में जेंडर टॉपिक को समझाया हुआ है कि जेंडर टॉपिक में जहां पे जेंडर रूढ़िवादिताओं के बारे में बताया गया है, किसके बारे में, रूढ़िवादिताओं के बारे में बताया गया है। रूढ़िवादिताएं क्या होती हैं कि जहां पे लड़कों और लड़कियों में विभेद किया जाए, तो वहां पे वही बताया गया है। और यहाँ पे कह रहे हैं कि उपयुक्त स्पष्टीकरण निम्नलिखित में से किस में बताया गया है, पढ़िएगा। लड़कियों में गणित की अपेक्षा साहित्यिक और अन्य भावात्मक संज्ञान की जन्मजात क्षमता। यार जन्मजात क्षमता ऐसा नहीं होता कि लड़के पैदा होते हैं और लड़कियां इस काम के लिए पैदा ही होती हैं, ऐसा नहीं होता ना। लड़कों में तर्क और गणितीय चिंतन की जन्मजात क्षमता नहीं हो भाई। मैं कितनी बार आपको बताऊं कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको जेनेटिक में कुछ चीजें मिल सकती है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है कि माँ बाप से आपको चीजें मिली हो तभी आप तर्क कर पा रहे हैं, है ना। आगे बोल रहे हैं कि सामाजिक, ये पढ़ लीजिए पहले, लड़कियों क्या लिखा, लड़कियां गणित को पसंद नहीं करती हैं क्योंकि इसमें अमूर्तन की आवश्यकता होती है, यानी लड़कियों के पास दिमाग नहीं होता। क्या है, या ऐसा बात बोल रहे हैं कि लड़कियां गणित पसंद ही नहीं करती क्योंकि उनमें दिमाग लगाना पड़ता है। तो ऐसा नहीं हो सकता यार, है ना। तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बचा हुआ है करेक्ट, यहाँ पे बोला गया है क्या, तो ये भी गलत है, ये गलत, ये भी गलत, बचा क्या, सामाजिक प्रभाव और शिक्षकों शिक्षिकाओं की धारणा के कारण गणित को एक पुरुषों का विषय माना गया है। यानी ये धारणा रूढ़िवादिता चलती हुई आ रही हमेशा से, क्या एक जेंडर स्टीरियोटाइपिंग चलती हुई आ रही है हमेशा, कि लड़के जो होते हैं वो क्या करते हैं, पुरुष जो होते हैं वो गणित में अच्छे होते हैं हमेशा से। ये एक सामाजिक प्रभाव है, शिक्षक और शिक्षिकाओं की एक धारणा चलती चली आ रही है जिसमें बोला गया है ऐसी बात। तो यही जो है एक स्पष्टीकरण देती है इस बात का कि लड़के और लड़कियों में अंतर देखा जाता है। क्लियर, इतनी बात। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे क्या बोला जा रहा है। पढ़िएगा और जवाब देने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया, बताइएगा। बहुत सारे क्वेश्चन हमने एनईपी 2020 से उठाए हुए हैं क्योंकि ये बार बार पूछे जाते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति से। क्या बात बोली जा रही है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अनुशंसा करती है, क्या करती है कि गणित एवं परिकलित चिंतन पर विद्यालयों में सबसे अधिक बल दिया जाएगा से प्रारंभ करके। किस पे प्रारंभ करके, देखो सिंपल बात है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो सन 2020 अनुशंसा करती, क्या करती है, गणित एवं परिकलन चिंतन की बात करें, और परिकलन चिंतन की बात जो होती है वो बुनियादी स्तर में होती है। किसमें बात होती है, बुनियादी स्तर में बात होती है। इसीलिए जो हमारा ए ऑप्शन है वो एकदम क्लियर है, क्योंकि परिकलन चिंतन की जो है वो किस में बात करी गई है, बुनियादी स्तर में बात करी गई है। अब हम चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 14 पे, देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे क्या बोला गया है। पढ़िए और जवाब देने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे क्या बात कही जा रही है। देखिएगा लिखा हुआ है कि कक्षा में दशमलव के परिचय हेतु, दशमलव क्या होता है, पॉइंट क्या होता है, कक्षा में दशमलव के परिचय हेतु, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट, दशमलव, डेसिमल है, परिचय हेतु अध्यापक एवं अधिगमकर्ताओं के लिए
निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री सबसे आसानी से उपलब्ध होती है। यानी क्या बोल रहे हैं, कक्षा में दशमलव के परिचय हेतु यानी डेसिमल के बारे में बात हो रही है। अध्यापक एवं अधिगमकर्ताओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री सबसे आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। सेंटीमीटर और मिलीमीटर अंकित पैमाना, तो ये बी ऑप्शन जो है वो हमारा एकदम क्लियर है। ना ही श्यामपट्ट की बात हो रही, ना ही इनकी बात हो रही, तो बी ऑप्शन जो है वो हमारा एकदम क्लियर है कि हर अध्यापक के पास सेंटीमीटर और मिलीमीटर अंकित पैमाना, रूलर की बात यहाँ पे बेस्ट हो सकती है हमारे लिए। तो अभी हम चलेंगे आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे क्या बोला गया है। पढ़िए और जवाब दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 15 में किसकी बात करी जा रही है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, पढ़िएगा। क्या लिखा हुआ है कि मानक संदर्भित परीक्षा, वही स्टैंडर्ड टेस्ट की बात हो रही है, मानक संदर्भित परीक्षण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। इन्होंने हमसे क्या किया हुआ है, निगेटिव पॉइंट पूछा हुआ है कि कौन सा सत्य नहीं है। बताइएगा कौन सा सत्य नहीं है। यहाँ पे किसकी बात हो रही कि इसका उपयोग नैदानिक परीक्षण में किया जाता है। आगे देखते हैं, या विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं की पहचान करने के लिए टेस्ट नहीं होता। ये नौकरी के लिए सक्षात्मक, अरे भाई, या निर्धारित करता है कि दूसरों के सापेक्ष एक विशेषता किस हद तक मौजूद। देखो आप ऑप्शन को आसानी से एलिमिनेट कर दो। देखो इनमें कोई वजूद बात नहीं कही, कोई बात ही नहीं है इसमें क्वेश्चन से रिलेटेड। इसका उपयोग नैदानिक डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होते हैं उनका परीक्षण करने के लिए किया जाता है। यानी मानक संदर्भिक टेस्ट जो होते हैं उनका उपयोग जो होता है नैदानिक टेस्ट जो होते हैं उनके लिए किया जाता है। क्लियर इतनी बात, ए ऑप्शन जो है हमारा एकदम क्लियर है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन होने वाला है हमारा, जरूर बताइएगा आंसर इसका क्या होगा। पढ़िएगा और जवाब दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे क्या बोला जा रहा है। पढ़िएगा, कह रहे कि प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में गणितीय कौशलों के विकास के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे कम सार्थक है। क्या प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में गणितीय कौशल यानी प्राइमरी लेवल की बात हो रही है और मैथमेटिक्स के शिक्षार्थियों की बात हो रही है जो गणित के कौशल के विकास के लिए, यानी ऐसा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे है जिनमें से क्या बोल रहे हैं कि गणित के कौशल का सबसे कम विकास हो रहा है, लीस्ट सार्थक है। क्या कम पूछा गया है, यानी ऐसा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे है जिसमें से ये बताया गया है कि गणित के कौशल जो हैं वो उनके विकास के लिए सबसे कम सार्थक कौन सा है, कम से कम उपयोगी कौन सा है। पैटर्न की पहचान एवं सृजन करना, तो ये तो पॉजिटिव पॉइंट है कि सृजन कर रहे हो, क्रिएटिव बन रहे हो आप, है ना। समस्याओं के समाधान ये तो अनुमान लगाना एवं सन्निकरण करना, बिल्कुल सही बात है। आप समस्याओं के समाधान के लिए अनुमान लगाओगे, एनालिसिस करोगे चीजों के प्रति। आगे क्या बोल रहे हैं कि गणितीय भाषा एवं तर्कड़ा विवेचन का विकास करना, बिल्कुल सही बात है। आप तर्क करोगे, विवेचन करोगे, डिस्कशन करोगे, डिबेट करोगे, तो ये भी एकदम बढ़िया ऑप्शन दिया हुआ है हमारा। तो एक ही बचा हुआ है, एलिमिनेट हो गया आंसर इजिली। क्या लिखा हुआ है, औपचारिकरण विधियों को याद करने की क्षमता। फिर से मैंने आपको बता दिया कि रटना तो आपको है ही नहीं, रोट लर्निंग तो पे आपको बिल्कुल नहीं जाना है कि आप धीरे धीरे बैठे बैठे रट रहे हो, रोट लर्निंग पे बिल्कुल भी नहीं आपको जाना है। इसीलिए डी ऑप्शन जो है वो हमारा एकदम क्लियर है। आई होप आपको 16th क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर लास्ट, जो हमारा 17 क्वेश्चन है वो एकदम लास्ट है। उसके बाद में इसको जरूर पढ़िएगा और लास्ट है तो इसलिए ऑप्शन जरूर बता के जाओ यार कि इसमें का आंसर जो होगा कौन सा करेक्ट होगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्कूली गणित को होना चाहिए, कैसा होना चाहिए कि स्मृति रटना हो, रटंत विद्या कराते रहो आप दिन भर, है अभ्यास अभिमुख, दिन भर अभ्यास कार्य कराते रहो बच्चे को, मूल्यांकन कराते हो दिन भर, गतिविधि अभिमुख होना चाहिए कि आप जगह जगह पे यानी टॉपिक बाय टॉपिक आप बच्चों को एक्टिविटी करवाते रहिए, गतिविधि करवाते रहिए, यानी डिफरेंट टॉपिक्स के साथ में बच्चों को आप एक्टिविटीज कराते रहिएगा ना। क्लासरूम में डिफरेंट टाइप का बच्चा होगा, किसी को आपको करके दिखाना पड़ेगा, किसी को बताना ऐसे समझा, किसी को तो ऐसे समझ में आ जाएगा आपकी बातों से, लेकिन किसी को आपको करके बताना पड़ेगा, एक्टिविटी करके बताना पड़ेगा, तब जाके उसको समझ में आएगा। तो इसीलिए जो हमारा बी ऑप्शन है वो एकदम क्लियर है। आई होप आपको सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। कोशिश मेरी यही रहती है कि आपको पूरा सेशन ही अच्छा लगे। फिलहाल के लिए जितने भी मैंने 17 क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं और उसमें मैंने हर क्वेश्चन का बढ़िया से डिटेल में आपको आंसर बताया है। कोशिश करूंगा, आशा करता हूं कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। और आउट ऑफ 17 आपने कितने सही किए हैं वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाइएगा कि आउट ऑफ 17 आपने कितने सही किए। सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर तो कर ही देना यार, ताकि मेरा भी थोड़ा मोटिवेशन बढ़ जाएगा। और मिलते हैं फिर एक नया वीडियो में। और आपको जहां पे भी डाउट रहेगा और किसी क्वेश्चन में, फिलहाल के लिए तो सारी की सारी ऑफिशियल आंसर की है, फिर भी अगर कहीं पे आपको डाउट लग रहा हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपके अकॉर्डिंग वीडियो प्लान करने की कोशिश करूंगा 100%। फिलहाल के लिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नई आशा और उम्मीद के साथ में। थैंक यू सो मच मेरे यार, पढ़ने के लिए आप आए और मैं पूरी तरीके से आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा हूं डेली पर डेली। थैंक यू सो मच मेरे यार, थैंक यू।